हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन में भी प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में मैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की बात कर रहा था। मैंने बताया था आप लोगों को कि ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में स्ट्रक्चरल सीक्वेंस होते हैं और रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं। रेगुलेटरी सीक्वेंस को प्रमोटर कहते हैं। ठीक, तो मैं प्रमोटर के बारे में आप लोगों को काफ़ी कुछ बता दिया था कि जो स्टैंडर्ड प्रमोटर होता है उस स्टैंडर्ड प्रमोटर में एक -10 सीक्वेंस होता है जिसको कि टाटा बॉक्स कहते हैं, जो कि 6 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ये एक कंजर्व सीक्वेंस होता है। ठीक, दूसरा सीक्वेंस होता है -35 सीक्वेंस। ये सीक्वेंस भी 6 बेस पेयर का होता है। ठीक, ये भी कंजर्व सीक्वेंस होता है। देखिए, इन दोनों सीक्वेंस के बीच में यानी टाटा बॉक्स और -35 सीक्वेंस के बीच में 17 से 19 बेस पेयर के बीच का डिफरेंस रहता है। मतलब इन दोनों सीक्वेंसेस के बीच में कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे? 17 से 19। ये डिस्टेंस लगभग कांस्टेंट रहता है। ठीक, ये हमारा स्टैंडर्ड प्रमोटर है। ठीक है, इसके अलावा प्रमोटर्स में कुछ और स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं। ठीक, जो कि प्रमोटर को या तो उसको स्ट्रॉन्ग प्रमोटर बना सकते हैं, वीक प्रमोटर भी बना सकते हैं। हम यहाँ बात करेंगे कुछ ऐसे सीक्वेंसेस की जो प्रमोटर को स्ट्रॉन्ग प्रमोटर बना देते हैं। ठीक, देखिए यहाँ मतलब स्ट्रॉन्ग का मतलब ऐसा नहीं कि ताकत पावरफुल बना दें, उसको लड़ना है, ये नहीं मतलब है हमको। स्ट्रॉन्ग बनाने का मतलब ये है कि प्रमोटर प्रमोटर क्या है? आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट है। प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करता है। ठीक, क्लियर? तो होगा क्या अगर मैं कहीं पर यूज करता हूं कि ये प्रमोटर हमारा स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है, मतलब ये है कि उस प्रमोटर की एबिलिटी एबिलिटी मतलब उस प्रमोटर से ट्रांसक्रिप्शन का रेट बढ़ जाता है। यानी उस प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज उतने अच्छे से बाइंड करेगा और वहां से ट्रांसक्रिप्शन है जो फास्ट होगा इन कंपेयर टू द नॉर्मल प्रमोटर या स्टैंडर्ड प्रमोटर। ठीक है, तो हम ऐसे प्रमोटर को हम स्ट्रॉन्ग प्रमोटर कहेंगे जहां पर ट्रांसक्रिप्शन का जो रेट है नॉर्मल प्रमोटर या स्टैंडर्ड प्रमोटर के अकॉर्डिंग ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और ये कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस कर देंगे? जितनी अच्छी प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग होगी उतना ही अच्छा वहां से ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा। ठीक, तो जैसे देखिए हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग प्रमोटर। ये एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है। इसमें क्या होता है, -10 सीक्वेंस और -35 सीक्वेंस के अलावा एक अपस्ट्रीम साइड में -35 के अपस्ट्रीम एक सीक्वेंस पाया जाता है जिसको अप एलिमेंट कहते हैं, दिस वन। ठीक है, ये एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है अप एलिमेंट। ये सीक्वेंस करता क्या है, अभी हम आगे पढ़ेंगे आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर। आरएनए पॉलीमरेज के में क्या होता है, उस पे अल्फा सब यूनिट से एक टेल प्रेजेंट होती है जिसको अल्फा सीटीडी टेल कहते हैं। वो अल्फा सीटीडी टेल इस अप एलिमेंट से इंटरेक्ट करती है। ठीक है, और ये उसका फास्फोराइलेशन करा देता है। ठीक, तो उसका क्या करता है तो फास्फोराइलेशन से क्या होता है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का रेट बढ़ जाता है। तो ये एक तरीके का स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है। यानी हमको ध्यान रखना है कि जो अप एलिमेंट्स हैं, ठीक, ये अप एलिमेंट्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं? प्रमोटर में अप स्ट्रीम सिचुएटेड होते हैं। किसके अप स्ट्रीम? -35 सीक्वेंस के अप स्ट्रीम सिचुएटेड है, इसीलिए इनको अप एलिमेंट कहा। काम क्या है, इनको प्रमोटर को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? पॉलीमरेज की बाइंडिंग एफिनिटी को मजबूत करा रहे हैं। ठीक, इसके अलावा यहां पर अल्फा सीटीडी टेल का फास्फोराइलेशन हो जाता है। क्लियर? ठीक है, तो एक तो ये हो गया। ये देखा जाता है कि ये वाला जो हमारा स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है जिसमें अप एलिमेंट पाया जाता है, ये आरआरएनए जीन्स में पाया जाता है। कौन से जीन्स में? आरआरएनए जीन्स। जो जीन्स हमारे आरआरएनए को बनाते हैं, आरआरएनए कोडिंग जीन्स के अंदर इस तरीके का प्रमोटर्स पाया जाता है जिसमें -35 के अपस्ट्रीम एक सीक्वेंस प्रेजेंट है जिसको हम अप एलिमेंट कहते हैं। ये भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर हो गया। क्लियर? ठीक, दूसरे कुछ प्रमोटर्स में देखा गया उनमें -35 सीक्वेंस क्या है? अब्सेंट है। ठीक, अब भैया जब -35 सीक्वेंस अब्सेंट है तो वहां पर आरएनए पॉलीमरेज हमारा कैसे बाइंड करे आके? तो उसमें देखा गया है कि जो -10 सीक्वेंस था, जो हमारा टाटा बॉक्स था, उसका कुछ सीक्वेंस है एक्सटेंड हो जाता। देखिए ये मैंने दिखाया है, ये सीक्वेंस क्या हो गया? एक्सटेंडेड। कौन सा सीक्वेंस एक्सटेंडेड हो गया? ये जो -10 सीक्वेंस था हमारा टाटा बॉक्स था, इसका कुछ सीक्वेंस एक्सटेंड हो जाता है और ये -35 सीक्वेंस की तरह काम करता है। ठीक, तो ये देखा गया है,
ये देखा गया है हमारा जो गैलेक्टोज जीन होता है, गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो जीन, उसमें पाया जाता है इस तरीके का प्रमोटर। यहाँ से भी यानी ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, यानी बिना विदाउट 35 सीक्वेंस भी ट्रांसक्रिप्शन हो जा रहा है, लेकिन किस कंडीशन में? उस कंडीशन में जो -10 सीक्वेंस है वो एक्सटेंड हो जा रहा है, एक्सटेंड होकर कुछ सीक्वेंसेस बना ले रहा है। वो सीक्वेंसेस क्या कर रहे हैं? आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को स्टिमुलेट करते हैं, यानी आरएनए पॉलीमरेज के बाइंडिंग के लिए स्पेस प्रोवाइड कर दे रहे हैं। जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाएगा प्रमोटर से, तो भैया प्रमोटर से ट्रांसक्रिप्शन भी हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है, क्योंकि प्रमोटर का काम मैंने बताया क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड कराना, ठीक, बाइंड कराना। और टाटा बॉक्स इसेंशियल है। देखिए, अगर टाटा बॉक्स के सीक्वेंस में चेंज कर देंगे तब ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, ये मैंने पहले भी बताया था, ठीक। इसके अलावा, ठीक, एक और स्पेशल सीक्वेंस है जिसको हमने क्या कहा? डिस्क्रिमिनेटर सीक्वेंस। ये ध्यान रखना, देखिए जो डिस्क्रिमिनेटर सीक्वेंस है ये डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट है, डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट है, ठीक है, -10 सीक्वेंस के डाउनस्ट्रीम सिचुएटेड है। और ये भी आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग एफिनिटी को स्ट्रांग बनाता है, यानी प्रमोटर को स्ट्रांग बनाता है, यानी ये भी ट्रांसक्रिप्शन के लिए इसेंशियल है, ट्रांसक्रिप्शन के रेट को फास्ट कर दे रहा है, यानी ये भी हमारा क्या हो गया? स्ट्रांग प्रमोटर। देखिए यहाँ से अभी तक सीएसआईआर में क्वेश्चन नहीं आया है, तो ये सीएसआईआर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेटर सीक्वेंस? डिस्क्रिमिनेटर सीक्वेंस प्रेजेंट डाउनस्ट्रीम टू द -10 सीक्वेंस, ठीक है, एंड स्टिमुलेट द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू द प्रमोटर, ठीक है। प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को स्टिमुलेट करते हैं, और प्रेजेंट कहाँ है? डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट है, ठीक, इनको डिस्क्रिमिनेटर सीक्वेंस का। देखिए, और कुछ बातें अभी रह गई थी, मैं प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की बात कर रहा था। मैंने बताया था आप लोगों को, जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है? प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट हमारी क्या होती है? कोऑर्डिनेटेड होती है, ठीक। मैं बात कर रहा था जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है वो हमारी कोऑर्डिनेटेड है। कोऑर्डिनेटेड ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का मतलब ये होता है कि एक प्रमोटर के द्वारा कई जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन हो सके, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक। तो उसी में उसका बेनिफिट क्या है, ये थोड़ा सा बेनिफिट की बात मैं नहीं बता पाया था। तो जो कोऑर्डिनेटेड ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, कोऑर्डिनेटेड ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, उसका बेनिफिट क्या है भैया? तो बेनिफिट ये है कोऑर्डिनेटेड ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, जैसे कोई घर में हमारे स्विच बोर्ड है, तो सारे फैन, पंख, लाइट सबका एक स्विच हो, तो उससे क्या होगा? एक तो टाइम इकोनॉमी हो जाएगी, हम एक स्विच से सारे वो ऑन कर दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा, मनी इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं हो जाएगी, सारे स्विच लगाओगे, ठीक। तो इसी तरह से कोऑर्डिनेटेड ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होने के दो फायदे हैं, टाइम इकोनॉमी और एनर्जी सेविंग, एनर्जी सेविंग, ठीक है। या हम कह सकते हैं डीएनए सीक्वेंस इन इकोनॉमी। भैया डीएनए जितना ज़्यादा यूज करेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी भी तो खर्च होगी उस डीएनए सीक्वेंस को बनाने में। तो एडवांटेज कोऑर्डिनेटेड ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होने का ये है कि देखिए प्रोकैरियोट्स की जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है वही कोऑर्डिनेटेड है। एक तो टाइम की बचत हो रही है, दूसरा एनर्जी सेविंग है। एनर्जी सेविंग कैसे? क्योंकि डीएनए सीक्वेंस की इकोनॉमी हो रही है, कम डीएनए सीक्वेंस में ही काम चल जा रहा है। ये तो इसके एडवांटेज की बात हो गई। अब नुकसान क्या? देखिए हर चीज़ के फायदे नुकसान होते हैं, ऐसे ही कोऑर्डिनेटेड ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होने का भी कुछ ना कुछ घाटा भी होगा। नुकसान ये है कि अगर भाई ये कोई एक प्रमोटर है, ये कोई प्रमोटर है, अच्छा नहीं बना, देखो दोबारा बना देते हैं, लाइन टेढ़ी खिंच जाती है, समस्या हो जाती है। ये कोई प्रमोटर है, ठीक, इससे मानने हम ये तीन जीन है हमारे ZYA, ये मैंने एक तरह से लैक ओपेरॉन बना दिया, अभी आप आगे पढ़ेंगे। ये तीन जीन होते हैं, ठीक, ये कोई प्रमोटर है, ये कोऑर्डिनेटेड ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, यानी एक ये प्रमोटर इन तीन जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल कर रहा है। क्लियर? अब समस्या क्या है यहाँ पर? देखिए सपोज दैट अगर ये प्रमोटर खराब हो गया, प्रमोटर में कोई म्यूटेशन हो गया, तो क्या होगा? एक साथ तीनों जीन का एक्सप्रेशन स्टॉप हो जाएगा ना, स्टॉप हो गया। तो ये नुकसान है कि अगर खराबी होगी
प्रमोटर हमारा म्यूटेट हो जाएगा तो एक साथ जितने भी जीन्स उस प्रमोटर के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं सारे के सारे जीन्स में का ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा। और अगर भाई सबका प्रमोटर अलग अलग होता तो उसके लिए सब में अलग अलग म्यूटेशन होता तभी हो पाता। तो ये इसका लॉस है। ठीक, दूसरा लॉस ये भी है, सपोज ये प्रमोटर है, इससे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। अब इसने ये वाला जीन ट्रांसक्राइब हुआ, ये वाला mRNA बन गया। अब यहाँ जाकर कहीं पर कोई म्यूटेशन हो गया, यानी हमारा RNA पॉलीमरेज यहाँ पहुँच गया था, अब म्यूटेट हो गया, तो इस जेड वाले जीन का तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया, आगे के जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, तो ये भी नुकसान हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेटेड ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होने का लॉस है। प्रोकैरियोट्स में मैक्सिमम ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या होती हैं, हमारी कोऑर्डिनेटेड होती है, बट यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है। यूकैरियोट्स में हमारी, अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग लगभग 30 जीन्स होते हैं। ठीक है, हो सकता है जब मैंने पढ़ा था तो 30 जीन्स थे, लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग कुछ जीन्स बढ़ भी सकते हैं, 30 जीन्स है। तो ह्यूमन के मैक्सिमम जीन्स क्या है, हमारे नॉन कोऑर्डिनेटेड है। बट अगर हम C एलिगेंस की बात करें, यानी कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कोऑर्डिनेटेड ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट भी पाई जाती है, सिनोरैप्टाइटिड्स एलिगेंस, जो कि एक नेमेटोड है। इसका जो इसके जो जीनोटाइप है, इसके जीनों में लगभग 5000 जीन होते हैं। कितने? 5000 जीन होते हैं। सॉरी 5 नहीं, 18,000 जीन्स हैं इसके पास। कितने हैं? लगभग 18,000 जीन्स होते हैं। इसके 18,000 जीन्स में से कुछ जीन्स कोऑर्डिनेटेड हैं और कुछ जीन्स नॉन कोऑर्डिनेटेड हैं। अबाउट 5,000 जीन्स, 5,000 जीन्स इसके कैसे हैं? कोऑर्डिनेटेड हैं। ठीक, और अबाउट 13,000 जीन्स नॉन कोऑर्डिनेटेड है। ठीक है, तो C एलिगेंस जो कि एक यूकैरियोट है, मैंने बताया यूकैरियोट्स में नॉन कोऑर्डिनेटेड होते हैं, बट C एलिगेंस के 18,000 जीन्स में से 5,000 जीन्स तो हमारे कोऑर्डिनेटेड हैं और 13,000 जीन्स क्या हैं? नॉन कोऑर्डिनेटेड। ठीक, तो ये हमारी बात हो गई कोऑर्डिनेटेड और नॉन कोऑर्डिनेटेड ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के बारे में। हमने डिफरेंट टाइप के प्रमोटर्स भी पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ RNA पॉलीमरेज। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं।